इस वीडियो में हम भारतीय शेयर मार्केट के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि शेयर मार्केट भारतीय और विश्व की अर्थव्यवस्था और बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में हम यूएस मार्केट की फाइनेंशियल डेटा, एफएफआई और डीआई की नेट परचेज, डॉलर इंडेक्स के आधार पर भारतीय शेयर मार्केट की क्या दिशा होने वाली है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। इस स्लाइड में यूएस फाइनेंशियल डेटा को दर्शाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यूएस शेयर मार्केट का जो सूचकांक है वह S&P 500 है, जो 3,825 पर बंद हुआ। जो फ्राइडे 1 जुलाई के दिन था वह लगभग 1% से ऊपर था। डाउ जोन्स भी 1% ऊपर था और नैस्डैक भी 1% से थोड़ा कम पर बंद हुआ। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड थी वह 2.88 पर थी, जो 2.79% से कम हुई। बिटकॉइन 20,000 से कम था और निफ्टी 50 15,754 के आसपास बंद हुआ। इस स्लाइड में निफ्टी 50 का चार्ट दर्शाया गया है, तो इसमें देख सकते हैं कि ट्रेंड डाउनवर्ड है। यह स्लाइड मैंने पिछले वीडियो से ही ली है। इसमें पिछले 2 महीनों का निफ्टी 50 का जो चार्ट है उसको मैंने कैंडल स्टिक की हेल्प से दर्शाया है। यह आप देखेंगे कि शुरू में जो कैंडल स्टिक थी उसकी बॉडी की लंबाई कुछ ज़्यादा थी, मगर पिछले 10-15 दिनों में इसमें कमी आई है। अतः भारतीय मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी, एक दिन में जो शेयर मार्केट में उठा पटक थी, वह पिछले 1-2 हफ्तों में कम हुई है। और कुछ डोजी भी बनी है। डोजी होती है जब जो वाइट बॉडी है या ब्लैक बॉडी है उसकी लंबाई बहुत कम होती है, स्पिनिंग टॉप की तरह से हो रहता है, तो वह इंगित करता है कि मार्केट में अनिश्चितता का दौर है। इस स्लाइड में निफ्टी 50 के 2 महीने के क्लोजिंग को लाइन ग्राफ की हेल्प से दिखाया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। तो जब तक निफ्टी 50 का क्लोजिंग 16,300 से ऊपर ना जाए तो वह रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमको मानना चाहिए कि हम डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। और यदि ये 16,300 से ऊपर बंद होता है तो हमको विचार करना चाहिए कहीं मार्केट में तेजी तो नहीं आ गई है या मार्केट बुलिश फेज में तो नहीं एंटर करने वाला है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी 50 का वह 16,850 के आसपास है। इस स्लाइड में P/E को, निफ्टी 50 की P/E को दिखाया गया है। यह धीरे धीरे गिर रही है और ये स्लाइड भी मैंने पिछले वीडियो से ली है। इसमें निफ्टी 50 के कुछ ही शेयर को, क्योंकि सब शेयर निफ्टी 50 के एक स्लाइड में नहीं दिखा सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को दिखाया गया है। इसमें कुछ जिन्होंने पिछले 30 दिन और 1 साल में जो अच्छा प्रदर्शन किया है उनके वो शेयर भी दिखाए गए हैं, और जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है वो शेयर भी हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में हिंडाल्को, यूपीएल, टाटा स्टील है, और जो अच्छा प्रदर्शन किया है उसमें मारुति, एमएमएम, आईटीसी, टाटा मोटर्स आदि शेयर हैं। तो इस स्लाइड में मैंने फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एफएफआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी डीआईआई के नेट परचेज, जो खरीद और बेच के बाद में जो नेट पॉजिटिव पोजीशन रहती है, खरीद की संख्या रहती है, उसको बार चार्ट की हेल्प से दिखाया गया है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि भारतीय शेयर मार्केट में जो निफ्टी 50 था वह 18 अक्टूबर को 18,500 के आसपास था, अपने उच्चतम स्तर था। और आप ये देखेंगे कि अक्टूबर 21, नवंबर 21, दिसंबर 21, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2022 में जो एफआई की नेट सेल है वह काफ़ी है। ये नेगेटिव बार 0 से नीचे है, तो ये नेट सेल है और काफ़ी भारी संख्या में मार्केट में एफएफआई ने सेल की है। और यही अक्टूबर से ही भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हो गई थी। तो एक ये कारण है कि एफएफआई की सेल ही भारतीय शेयर मार्केट के गिरावट का मुख्य कारण है। और जब तक यह पॉजिटिव नहीं होती तब तक हमें सोचना चाहिए कि भारतीय शेयर मार्केट में जो बुलिश फेज है उसके आने में कठिनाई रहेगी। अब हम शेयर मार्केट के आउटलुक को डिस्कस करेंगे। पिछले
6 महीने की जो मुख्य घटनाएं हैं शेयर मार्केट में, जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होती हैं, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उनका प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसमें यूक्रेन का इस साल के शुरू में जो यूक्रेन में उसने सेना भेजी थी और जो वहाँ लड़ाई चल रही है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिसमें यूरोप और अमेरिका मुख्यतः है, यूएसएसआर रशिया पर काफ़ी सैंक्शन लगाई और उसके तेल पे उसका तेल खरीदना बंद कर दिया। तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है और यूरोप की अर्थव्यवस्था है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यूरोप तो मुख्यतः रूस से लाए हुए गैस और तेल पर काफ़ी आधारित था। जर्मनी की इकोनॉमी रशिया की गैस पर आधारित थी। और यूएस में भी आप देखते हैं उस लड़ाई के बाद में जो क्रूड ऑयल का मार्केट है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। क्रूड अभी $100 से ऊपर चल रहा है, वर्तमान में वह $110 के आसपास है। तो इस सब से क्या होगा विश्व की अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था, अमेरिका, जापान भी ऑयल का बड़ा इम्पोर्टर है, और दूसरी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी है जो चाइना है, वो भी क्रूड ऑयल का इम्पोर्टर है। तो इनका पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और जो जीडीपी ग्रोथ है पूरे विश्व की, उसमें गिरावट आएगी। तो ये शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव है। अभी तक कुछ हल नहीं निकल रहा है इसका, मगर पिछले कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में, रशियन जो आर्मी है उसने डोनबास के इलाके में, जो पूर्वी यूक्रेन में है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस वहाँ रही है। तो हो सकता है कि लड़ाई जो है 1-2 महीने में ख़त्म हो जाए। तो इसका भी, मगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका, वो प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि लड़ाई जल्दी से रुके, यूक्रेन को सभी तरह की मदद दे रहे हैं। तो जब तक यूक्रेन में लड़ाई होती रहेगी, तो ये अपेक्षित है कि क्रूड ऑयल के दाम जो है उच्च स्तर पर रहेंगे। भारत क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो एक्सचेंज रेट है रुपीज़ का और US डॉलर का, वो 79 रुपीज़ को पार कर गया है। $1 79 रुपये से ज़्यादा का आ रहा है। तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। डीजल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया है। क्रूड ऑयल के बैन नहीं लगाया, उस पर एक ड्यूटी लगाई है। इसी तरह से क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी लगाई है। और क्रूड ऑयल के बाद में जो दूसरा फैक्टर है, आप ये देख सकते हैं कि जो रिस्की एसेट हैं, जिसमें बिटकॉइन सबसे ज़्यादा रिस्की है, तो यह लीड इंडिकेटर हो सकता है। एक इंटरव्यू में जो मार्क मोबिस है, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन जो है लीड इंडिकेटर है। यह अभी एक बिटकॉइन $20,000 से कम है, और ये एक टाइम पर $60,000, मतलब $68,000 के आसपास था। वहाँ से गिरते गिरते ये आगे इसकी 20,000 से नीचे आ गया है। तो यह इंडिकेट करता है कि जो रिस्की एसेट हैं, जिसमें इक्विटी भी एक रिस्की एसेट में आती है, कि अंतर्गत ही आता है, तो इस पर आप जो है इसे लीड इंडिकेटर मांग सकते हैं। जब तक बिटकॉइन में कोई विशेष अंतर या तेजी नहीं आती, तो तब तक आशा है कि शेयर मार्केट में भी ये थोड़ी कमजोरी बनी रहेगी। जो यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही है, उसका प्रभाव जो खाद्य आपूर्ति है उस पर भी पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो है, जो गेहूं है उसके प्रमुख निर्यातक देश थे, और फर्टिलाइज़र भी काफ़ी संख्या में निर्यात करते थे। तो पूरी की विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो डेटा है, जैसे आपने देखा कि जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो 3.23 जो लगभग एक महीने पहले थी, उससे घटकर 2.88% रह गई है। यह इंगित करता है कि यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जो है, जो यूएस फेडरल बैंक है, उसमें जो ब्याज दर की जो बढ़ोतरी रहेगी, उसमें वो कम
आक्रामक रहेगा। और जैसे कि जेरोम पावल ने कहा था कि नेक्स्ट मीटिंग में, जो कि शायद 28-29 जुलाई को होने वाली है, उन्होंने ये इंगित किया था कि 0.5 से लेके 0.75 तक ब्याज दर में बढ़ोतरी हो सकती है। तो हो सकता है वो भी 0.5 ही रहे, क्योंकि यील्ड ये इंडिकेट करती है, लोअर यील्ड ये इंडिकेट करती है कि ब्याज दर जो है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ने वाली हैं। और आपको मालूम है कि डिफरेंट जो एसेट क्लासेस हैं वो आपस में एक दूसरे से compete करती हैं। तो डेट मार्केट को इंडिकेट करता है यूएस यील्ड। यदि यील्ड घट रही है तो डेट जो है लेस अट्रैक्टिव हो रहा है, और उससे जो है शेयर मार्केट को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि यूएस की इकोनॉमी से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी और शेयर मार्केट से पूरा वर्ल्ड के शेयर मार्केट पर प्रभाव पड़ता है। तो यूएस में क्या हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ इंडिकेट मिले हैं, जो सर्वे हुए हैं, कि उसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो कम हो रहा है। तो उससे जो है कुछ महंगाई, खुदरा कंज्यूमर प्राइसेस हैं, उसमें भी कुछ गिरावट आई है। तो यूएस जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने का जो औचित्य है वो यही है कि डिमांड कम हो जाएगी, तो कुछ उसके संकेत हैं कि उसमें कुछ गिरावट आ रही है। अतः आशा है कि यूएस मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है वो हो सकता है कि पहले की अपेक्षा कम रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली मीटिंग में जेरोम पावल ने कहा था कि इसी साल के अंत तक जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.4 और अगले साल 3.8% हो जाएंगे। वर्तमान में यह दर 1.6 के आसपास है। तो अब मार्केट जो बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है वह ये इंडिकेट करता है कि यूएस मार्केट जो है, जो यूएस का फेडरल बैंक है, वो रेट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगा, क्योंकि जो रिसेशन का डर हो रहा है, जो रेट बढ़ाने से जो डिमांड कम होती है उससे उद्योग धंधे चौपट हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ सकती है। अतः जो वर्तमान में जो मार्केट के पिछले 15-20 दिन का जो इंडिकेटर हैं या जो बात चल रही है वो यही है कि यूएस में जो रिसेशन का डर है वो काफ़ी बढ़ गया है। अतः ऐसा हो सकता है कि यूएस फेडरल बैंक, जो उन्होंने पहले कमिटमेंट दिया था कि इस साल के अंत में 3.4% और अगले साल 3.8% तक हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, वो उतना एग्रेसिव ना बढ़ाएं और एक्चुअल जो बढ़ोतरी है उससे कम पर ही हो। अतः ये मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो जो यूएस का मार्केट है और भारतीय मार्केट भी ये देख रहा है कि आगे जो है जो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो किस तरह से आते हैं, रिसेशन की क्या पॉसिबिलिटी है, और यूएस किस तरह से अपने रेट हाइक करता है। इसके अलावा यूएस को लिक्विडिटी भी मार्केट से सक करनी है। उसको जो मार्केट में उसने मनी सप्लाई की हुई है उसको भी उसको मूव अप करना है। इसका भी शेयर में यदि लिक्विडिटी मार्केट में यदि लिक्विडिटी कम रहेगी तो इसका शेयर मार्केट पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, अच्छा एक चीज़ और है कि भारतीय शेयर मार्केट में जो उच्चतर स्तर था अभी जो वर्तमान एक साल में था वह 18 अक्टूबर 2021 को था, जबकि यूएस मार्केट में जो S&P 500 है वो इस साल जनवरी में हाईएस्ट स्तर पर था। अतः भारतीय मार्केट में जो गिरावट है वो 2-2.5 महीने पहले शुरू हो गई थी। तो ये ऐसा हो सकता है कि भारतीय मार्केट जो है जब ऊपर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो या बुलिशनेस आए तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो लीड करे। इसके लिए हमको FFI डेटा और जो दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उस पर ध्यान देना होगा। तो अभी भी जो शेयर मार्केट है उसमें भय और अनिश्चितता का माहौल है और मार्केट अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब तक मार्केट जो है 16,300 से ऊपर तक नहीं जाए तो हमको यही मान के चलना चाहिए कि मार्केट जो है अपने जो गिरने के प्रक्रिया को चालू रखे हुए है
और मार्केट अभी यहाँ से भी नीचे गिर सकता है। वैसे जो निवेशक हैं जैसे मैं भी हूँ, हम मार्केट से बाहर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें भी रिस्क है। एक बार हम यदि मार्केट से अपने शेयर बेच के बाहर आ जाएं तो हो सकता है कि फिर हम जल्दी से उसमें एंट्री ना लें, और जब एंट्री ले पाएँ तब तक शेयर मार्केट काफ़ी बढ़ जाए। तो हम अपनी होल्डिंग को मार्केट में रखे हुए हैं, और इस स्तर पर जो मेरा ये मानना है कि जो इन्वेस्टर इस स्तर पर इन्वेस्ट कर रहा है धीरे धीरे छोटे टुकड़े पे यदि वो करता है तो उसको लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा। पर मुझे आशंका है कि सब मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड अभी चालू है, तो मैं तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है उसको मैं होल्ड किए हुए हूँ, और आशा करता हूँ कि अगले 2-3 महीनों में शेयर मार्केट में क्या होगा, यूएस में इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, उसके आधार पर हमारी जो स्थिति है, मार्केट की स्थिति है, उसमें स्पष्टता आएगी, और उसके आधार पर हम अपना कोई निर्णय ले सकते हैं। यह वीडियो केवल एकेडमिक पर्पज के लिए है, किसी को कुछ खरीदने की कोई सलाह नहीं है। कोई भी निवेशक है वो खरीदने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करे और अपने अच्छी तरह से एनालिसिस करे, क्योंकि शेयर मार्केट खतरों से भरा हुआ है, इसमें काफ़ी रिस्क है। रिटर्न अच्छा है तो रिस्क भी है, अतः किसी को कोई शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। यह वीडियो केवल एकेडमिक पर्पज से है। यदि कुछ को ये अच्छा लगा हो, कुछ साथियों को जो दर्शक हैं उनको अच्छा लगा है, तो इसको थम्स अप दे सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं तथा अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। आप सबको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग।